हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस टू में। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ क्लास 12 के फिजिक्स का वीडियो लेकर। जिस घड़ी का लंबी इंतजार थी वो घड़ी आ गई। हम लोग इंतजार कर रहे थे कि न्यू पैटर्न पर जैक द्वारा जो एग्जामिनेशन लिया जाएगा उसमें किस तरह का क्वेश्चन आएगा। जेसीईआरटी के द्वारा पहला मॉडल सेट जारी कर दिया गया है। ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और आप इसी ढंग से इसकी तैयारी में लग जाइए। क्या मॉडल है, क्या क्वेश्चन सेट रहेगा, कैसे रहेगा क्वेश्चन फिजिक्स में। फिजिक्स के मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ और वो जो क्वेश्चन कहा गया था न्यू पैटर्न में 30% जो है वो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50% वो आपका सब्जेक्टिव रहेगा और 20% जो रहेगा वो आपका इंटरनल मार्क्स या प्रैक्टिकल रहेगा। जहाँ ये सिस्टम ये जो है वो लागू होगा जहाँ पे मतलब 20% इंटरनल मार्क्स रहेगा जहाँ प्रैक्टिकल नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस जहाँ पे 70 मार्क्स का थ्योरी रहता है और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहता है, उसी को फॉलो किया गया है। इसलिए यहाँ पे 100 का जो 30% मार्किंग था वो आपको यहाँ पे 25% फिजिक्स में दिया गया है। मतलब 25 मार्क्स जो है आपका वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, एमसीक्यू रहेगा। ठीक है, 25 मार्क्स उसका एमसीक्यू रहेगा, 30 मार्क्स प्रैक्टिकल रहेगा और रेस्ट जो बच रहा है आपको 45 और 25, 45, 50, 20 वो रहेगा आपका सब्जेक्टिव मार्क्स क्वेश्चंस। तो हम ये मॉडल के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि जेसीईआरटी एनुअल एग्जामिनेशन 2004 मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 48 प्रश्नों की संख्या रहेगी। उसमें आपको कहीं कहीं ऑप्शन मिलेगा, कहीं ऑप्शन नहीं मिलेगा। कितने क्वेश्चंस रहेंगे, कितने का जवाब देना है, आप एकदम सतर्क हो जाइए और सतर्कता के साथ कलम और कॉपी के साथ जुड़ जाइए और उठाइए और देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर हमने कॉलम बना दिया है। क्वेश्चन टाइप कैसा रहेगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, कितने क्वेश्चंस का आपको उत्तर देना है, प्रत्येक प्रश्न का कितना अंक होगा और कुल अंक कितने हो जाएंगे। फिजिक्स का फुल मार्क्स थ्योरी में 70। आइए ध्यान से देखिए। पहला प्रारूप जो है वो है आपका ऑब्जेक्टिव, जिसको आप वस्तुनिष्ठ कहते हैं। प्रश्न संख्या में क्वेश्चन पेपर में एक नंबर से शुरू होगा, 48 नंबर तक जाएगा। एक से स्टार्ट होगा, 48 तक जाएगा। आइए देखिए पहला प्रश्न। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक, 1 नंबर से लेकर के 25 नंबर तक ऑब्जेक्टिव रहेगा। टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई, 25। आंसर आपको 25 का 25 देना है। हर एक क्वेश्चन में 1 नंबर रहेगा, 25 गुना 1 25 इंटू 1 दैट इज 25। 25 गुना 1 25 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। यू हैव टू आंसर ऑल क्वेश्चंस केयरफुल्ली। 4 ऑप्शन आंसर का रहेगा, उसमें एक आपको सेलेक्ट करना है। आइए नेक्स्ट आइए, वेरी शॉर्ट, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यहां से आपको ऑप्शन मिलेगा। यहां से 25 नंबर था, 26 नंबर से लेकर के 34 नंबर तक, मतलब टोटल क्वेश्चंस नंबर 9 ये रहेगा आपको वेरी शॉर्ट। वेरी शॉर्ट उसमें यू हैव टू आंसर क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चंस का आपको जवाब देना है और हर एक क्वेश्चंस का मार्क्स यहां भी 1 मार्क्स ही है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 वर्ड्स में देना है, 1 सेंटेंस में देना है। तो 7 इंटू 1 7 मार्क्स, ये 25 ऑब्जेक्टिव आ गया और 7 जो है ये आपका भी ऑब्जेक्टिव आ गया। तो 30% को ये लगभग फॉलो कर रहा है। 30% जो आपका एमसीक्यू की बात हो रही थी वो 30 के आसपास, आप 25 और 7 जोड़ देंगे तो ऑब्जेक्टिव के रूप में जो बताया जा रहा था कि 30% आएगा, वो इसको भी आप इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें आपको ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन नहीं है। यू हैव टू राइट आंसर।
उसके बाद आइए थर्ड टाइप है शॉर्ट आंसर, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका शुरुआत कहाँ से होगा? 35 से लेकर के 42 तक। टोटल क्वेश्चन कितने मिलेंगे? 8। टोटल क्वेश्चंस 8 मिलेंगे। इसमें आपको आंसर देना है कितने क्वेश्चन का? 6। 2 क्वेश्चंस आपके लिए चॉइसेबल है, आप वहाँ 2 क्वेश्चन को चॉइस कर सकते हैं। जो अच्छी तरह से नहीं जानते हैं उसको आप छोड़ सकते हैं। हर एक प्रश्न का यहाँ जो मार्क्स है वो अलॉटेड है 3 मार्क्स। तो 6 इंटू 3 दैट इज 18। 6 इंटू 3 दैट इज 18 मार्क्स। उसके बाद आइए लास्ट में है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसकी शुरुआत होगी 43 से 48। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहेगा वो 6। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 रहेगा। यू हैव टू आंसर 4, एनी 4, किसी 4 प्रश्न का जवाब देना है। और आप देखेंगे पहला मॉडल सीरीज जो किया है उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस जो है मैंने जो दिया गया है 4, 5, 6, उसमें ए बी सी छोटा छोटा क्वेश्चन जोड़ के दिया गया है। इसलिए ये सतर्क हो जाना है कि सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ लेते हैं उसमें भी मैंने तोड़ मरोड़ हो सकता है। और हर क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो है 5। मतलब 43 से 48 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 लॉन्ग आंसर। यू हैव टू आंसर 4। ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 ये हो गया आपको 20। 5 इंटू 4, इधर हम इसको उल्टा लिख देते हैं। 4 क्वेश्चन है, इधर 5 मार्क्स है, इधर 5 मार्क्स है। तो 4 इंटू 5 दैट इज 20। आप सबको ऐड कर दीजिए। 7, 5, 12, 8, 20, 0, 2, 2, 4, 1, 5 और 2, 7। 70 मार्क्स का ये जो है थ्योरी पेपर रहेगा। आपको 30 मार्क्स जो रहेगा वो प्रैक्टिकल रहेगा। ठीक है। अब हम आपके सामने एमसीक्यू ग्रुप ए का आंसर, ग्रुप ए जो है ऑब्जेक्टिव, ग्रुप ए का जो आंसर है 25 क्वेश्चंस का, उसको हम लेकर के आ रहे हैं। और ये जो रेस्ट जो है ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, ग्रुप बी और ग्रुप सी एक साथ प्रोड्यूस कर देंगे और ग्रुप डी एक साथ प्रोड्यूस कर देंगे। मतलब इसका हम आपके सामने 3 वीडियो के रूप में लेके आएंगे ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। मतलब मॉडल सेट का सॉल्यूशन हम आपके सामने 3 वीडियो में रख रहे हैं। पहला वीडियो जो है ये जो पैटर्न बताए वो, और उसके साथ MCQ 25 क्वेश्चंस का हम इसके साथ आंसर लेकर के आ रहे हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं MCQ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 25 तक जो दिया गया है, जिसमें 4 ऑप्शन आपको दिया गया है मॉडल सेट के द्वारा, तो उसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा आवेश संभव है? विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल? 5.8 इंटू 10⁻18 कूलम, 3.2 इंटू 10⁻18 कूलम, 4.5 इंटू 10⁻19 कूलम, 8.6 इंटू 10⁻19 कूलम। किसी बॉडी पर कितना चार्ज संभव हो सकता है? दैट इज यू नो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटमीकरण। तो आवेश का जो क्वांटमीकरण है वो आप जानते हैं। उसमें आवेश का जो क्वांटमीकरण है उसका फॉर्मूला है, बोलिए, Q इक्वल टू एन ई। Q इक्वल टू एन ई वो आवेश का फॉर्मूला होता है। Q इक्वल टू एन ई। एन का वैल्यू आप जो भी रखेंगे, एन का वैल्यू 1, 2, 3 कुछ रही है, और ये ई का जो वैल्यू हो गया आपको, मान लीजिए यहाँ एन का वैल्यू सपोज 2 रखते हैं और ई का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। 1 मतलब 2 10⁻19 कूलम। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर आप 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम ये चार्ज हो सकता है। तो आपको ये देखना है कि इसका जो मल्टीपुल है 1.6 का जो मल्टीपुल होगा वही चार्ज इस पर संभव हो गया। तो 1.6 एक का मल्टीपुल यहाँ पर देखिए कौन सा चार्ज है, मतलब 16 दूना 32, 48, 64 है ना, 9.6 इस तरह से आएगा तो उसमें संभव है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन बी जो है वो आपका 3.2 इंटू 10⁻18 कूलम चार्ज संभव है। मतलब ये यहाँ 19 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का है ये, इसमें ये संभव
वो दूसरा चीज़ है। आपको देखना है कि वो संभव है कि नहीं, उस पर हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से वो चार्ज डेवलप करेगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा आपका बी नंबर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 2 आइए देखिए। एक बिंदु आवेश Q को विद्युत क्षेत्र E में रखा गया है। आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल होगा। ए पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज इज, चार ऑप्शन है, Q by E, QE, E by Q, 1 by QE। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन याद कीजिए, E इक्वल टू F by Q। ये डिफिनेशन आपको याद है, E इक्वल टू F बाय Q, इसलिए F इक्वल टू Q इंटू E, यही फोर्स एक्सपीरियंस होगा। और आप देख रहे हैं ऑप्शन बी जो है वो सही है, F इक्वल टू कितना बल अनुभव होगा, QE होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए देखिए। प्रत्येक धारिता C के 3 संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो समतुल्य धारिता कितनी होगी। 3 capacitors each of capacity C are connected in parallel, then equivalent capacitance कितना होगा, चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो equivalent capacitance कितना होगा, चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप इस फॉर्मूला को याद कीजिए। ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है, इस तरह से ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो पैरेलल में जुड़ा हुआ है। अगर इसका C1 है और ये C2 है तो C का फॉर्मूला होगा C1 प्लस C2। यहाँ 3 ठो दिया गया है, यहाँ 3 ठो दिया गया है। ये अगर इसको सबका C कर दें, हम लोग सबका C कर दें तो C, तो दैट इज 3C इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। और पहला ऑप्शन सही है, A इक्वल टू 3C। नंबर 4 आइए देखिए। गॉसियन सतह जो 3 आवेशित कणों को निर्वात में घेरता है के लिए विद्युत फ्लक्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम में कितना होगा। चार्ज दिया हुआ है, Q1 इतना, Q2 इतना, Q3 इतना दिया हुआ है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम फॉर गॉसियन सरफेस दैट इनक्लोजेस 3 चार्जेस इन फ्री स्पेस। ये चार्ज दिया हुआ है, ये 3 चार्ज घिर रहा है, तो उसका गॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप जानते हैं, गॉसियन सरफेस को याद कीजिए। गॉस थ्योरम बोलिए, गॉस थ्योरम इज द नेट चार्ज, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, 1 by epsilon naught into चार्ज इनक्लोजेड बाय द सरफेस। ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है गॉस थ्योरम जो बता रहा है आपको। गॉस थ्योरम इज फाई इक्वल टू 1 by epsilon naught into Q1 plus Q2 plus Q3। ये हो गया, आपको देखिए ये हो गया 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और इस तीनों को जोड़िए, आप देखिए यहाँ से -14 और -56 जोड़ देंगे आप तो -70 आ जाएगा। और इसके साथ घटा देंगे आपको +7, यहाँ पर दोनों माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो वो दोनों को जोड़ने के बाद आएगा आपको 8.85 इंटू 10⁻⁹ कूलम। नैनो कूलम यहाँ दिया हुआ है, नैनो कूलम दिया हुआ है, इसलिए 10⁻⁹। तो ये पूरा कैंसिल हो गया आपको, ये -12 ऊपर चला गया, +12 हो गया और ऊपर हो गया -9, इसलिए 10⁻³ यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 आइए देखिए। एक समानांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता C है जब इसे 5 विसंवाहक स्थिरांक, देखिए वर्ड जो है हिंदी में थोड़ा सा इधर उधर होता है, अंग्रेजी पर ध्यान दीजिए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, विसंवाहक को हिंदी में डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं, अंग्रेजी में डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। विसंवाहक का हिंदी में दूसरा नाम हो गया परावैद्युत। तो वर्ड जो होगा हिंदी में कुछ इधर से उधर ट्रांसलेशन अपने ढंग से लोग करते हैं, लेकिन अंग्रेजी जो उसका वर्ड होगा याद रखिएगा डाइलेक्ट्रिक्स। अगर कंफ्यूजन यहाँ पर है तो आप देखिए यहाँ पर से क्या कह रहा है। एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता C है जब इसे 5 विसंवाहक स्थिरांक वाले विसंवाहक से पूरी तरह भर दिया जाता है तो धारिता में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। A parallel plate air capacitor has capacitance C when it is completely filled with dielectrics of dielectric constant phi. Then percentage increase in the capacitor will be, percentage increase in the capacitance will be, कितना इसके समतुल्य धारिता में या इसकी धारिता में, समतुल्य धारिता नहीं कह सकते, इसकी धारिता में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो डाइलेक्ट्रिक
मीडियम में जो कैपेसिटेंस का होता है फॉर्मूला, तो आप जानते हैं C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, या ऐसे कर सकते हैं आप इसको, C इक्वल टू एप्सिलॉन R इंटू C एयर या वैक्यूम, ये आपका C नॉट हो गया, ये हो गया, ये 5 है, और ये C डैश इसको मान लेते हैं, सपोज दैट C डैश मान लेते हैं, यहाँ पर C दिया हुआ आपको, तो 5 इंटू सी 5C हो गया, 5 इंटू सी 5C 5C हो गया, मतलब परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया, 500%, 500% इसमें बढ़ोतरी हो गया इसको, इसलिए ऑप्शन जो है वो C होगा इसका, ऑप्शन C। क्वेश्चन नंबर 6 आइए देखिए, तांबे की छड़ का विशिष्ट प्रतिरोध तांबे के पतले तार की तुलना में है। द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ए रॉड ऑफ कॉपर वायर CU वायर, कॉपर वायर एज कंपेयर टू दैट ऑफ थिन वायर ऑफ कॉपर इज कम, लेस, अधिक, मोर, समान, सेम, कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। मतलब तांबे की छड़ का, एक तांबा का रॉड है, ये कॉपर रॉड है, ये कॉपर का रॉड है ये, और एक कॉपर का वायर है, ये कॉपर का वायर है, ये वायर है, दिस इज वायर और दिस इज रॉड। तो इसका जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है, तांबे की छड़ का विशिष्ट प्रतिरोध जो होगा, इसकी तुलना में क्या होगा, पतले तार की तुलना में क्या होगा, कम होगा, अधिक होगा, नो चेंज होगा, ये होगा। तो आप जानते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ के लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, C होगा, ऑप्शन C इसका जो है वो सही आंसर होगा। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ओम का नियम तब मान्य होता है जब चालक का तापमान होता है। ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज। ओम्स लॉ का डिफिनेशन याद कीजिए, नियत ताप पर किसी चालक के छोरों का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू इट। इसलिए कांस्टेंट टेम्परेचर, नियत ताप, यहाँ देखिए ताप बहुत कम होना चाहिए, बहुत अधिक होना चाहिए, वेरी हाई, अलग अलग, वेरिंग, स्थिरांक, कांस्टेंट, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट, डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 आइए देखिए, चित्र में विद्युत धारा I का मान है। इन द फिगर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। यहाँ देखिए करंट एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए, इधर से एक वायर आया, इधर से एक वायर आया, इससे 2 एम्पियर करंट जा रहा है, इससे 2 एम्पियर करंट जा रहा है, यहाँ से जाने के बाद ये 3 भाग में बढ़ जा रहा है, इधर 1 एम्पियर, इधर 1.3 एम्पियर और इधर I एम्पियर है। तो कहता है कि ये बताइए कितना होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1.7 एम्पियर, 3.7 एम्पियर, 1.3 एम्पियर और 1 एम्पियर। तो दिस इज बेस्ड ऑन किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होना चाहिए। तो आने वाली धारा क्या है, 4 है, 2 + 2। जाने वाली धारा कौन कौन है, 1 + 1.3 + I। तो ये इधर 4 हो गया और इधर हो गया कितना, 2.3 + I, इसलिए I कितना हो जाएगा, 4 - 2.3, 2.3 को इसको घटा दीजिए आप, 1.7 आ जाएगा, 7 3 10, 2 1 3 1 4, इसलिए ये जो ऑप्शन है ए ऑप्शन जो है 1.7 एम्पियर, वो बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 आइए, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, आप जानते हैं टेस्ला होता है ऐसा यूनिट, टेस्ला इज वेबर पर मीटर स्क्वायर। ब्रिटिश आप याद रखेंगे, वेबर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ देखिए वेबर मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, वेबर पर मीटर स्क्वायर है, वेबर पर मीटर है, इसलिए वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 आइए, परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र किस पर निर्भर नहीं करता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ। इसमें से 4 ऑप्शन दिया है जिस पर परिनालिका का जो सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है किस पर निर्भर नहीं करता है। तो सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद कीजिए आप, B = μ0 × Ni। B = μ0 × Ni, ये था इसका फॉर्मूला।
फॉर्मूला है, यहाँ देखिए किस पर निर्भर नहीं करता है, तो यहाँ पर देखिए एन पर निर्भर कर रहा है, करंट पर निर्भर कर रहा है, एन है ना ये घुमाव की संख्या पर निर्भर कर रहा है, विद्युत धारा पर निर्भर कर रहा है, रेडियस पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, डी है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 11 आइए, दो पतले लंबे तार जो डी दूरी से अलग है, एक ही दिशा में आई धारा प्रवाहित होती है, तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे, म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई 2 पाई डी बल से आकर्षित करेंगे, इतना बल से विकर्षित करेंगे, म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई 2 पाई डी स्क्वायर से आकर्षित करेंगे और इतना से विकर्षित करेंगे। टू थिन लॉन्ग पैरेलल वायर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी कैरिंग करंट आई एम्पियर इन ईच इन सेम डायरेक्शन, दोनों से समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, दोनों से समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, ये डी डिस्टेंस है, ये आई भी है, इससे आई भी है, तो दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, फोर्स का फॉर्मूला पढ़े थे, याद कीजिए, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1 I2 बाय डी, ये फॉर्मूला होता है, यहाँ से 2 कैंसिल कर दिए तो म्यू नॉट बाय 2 पाई डी हो गया, और ये भी आई है, ये भी आई है, आई स्क्वायर होगा, मतलब 2 पाई डी स्क्वायर जो नीचे दिया है दोनों में, इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये ऑप्शन तो नहीं होगा आपका, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें है आई नॉट स्क्वायर, यहाँ भी आई नॉट स्क्वायर है, तो आप पढ़े हैं कि सेम डायरेक्शन में पास करता है तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 आइए देखिए, स्वप्रेरकत्व की एसआई इकाई, एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, इंडक्टेंस याद रखिएगा, इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सबके सब एक तरह का रेसिस्टेंस जो इनर्शिया का काम करता है, और इसका यूनिट होता है हेनरी, हेनरी इज द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद का अगला क्वेश्चन नंबर है, देखिए यहाँ पे 13, किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा हमेशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे इसकी उत्पत्ति होती है। The direction of induced current in a circuit is always such that it opposes the cause due to which it is produced. जिसके कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होती है उसी का ये विरोध करती है। ये किसका नियम है, ये कहता है कि यह नियम, इस नियम का नाम क्या है, या दिस लॉ इज नेम्ड एज, तो आप पढ़े हैं, दैट इज कॉल्ड लेंज लॉ, इसको लेंज का नियम कहते हैं। यह ऑप्शन है ओम का नियम, लेंज का नियम, किरचॉफ का नियम, फैराडे का नियम, इसलिए बी नंबर में आप चिन्ह लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आइए देखिए, प्रत्यावर्ती धारा I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी द्वारा किसी दिए गए प्रतिरोध में एक निश्चित समय में उत्पन्न ऊष्मा लगभग परिमाण की एक स्थिर धारा के समान होगी। द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए गिवन रेसिस्टेंस इन ए गिवन टाइम बाय द साइनसॉइडल करंट I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी विल बी द सेम एज दैट ऑफ स्टडी करंट। तो आप RMS करंट का डिफिनेशन याद कीजिए, RMS करंट का डिफिनेशन जो होता था और उसमें जो फॉर्मूला निकलता था RMS इक्वल टू आई नॉट बाय रूट टू, आई नॉट बाय रूट टू, ये इसका डिफिनेशन था, RMS आई नॉट बाय रूट टू। इसको लिखते थे हम लोग 1/√2 इंटू आई नॉट, और 1/√2 का वैल्यू होता था 0.70 इंटू आई नॉट। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 0.707 आई नॉट, 1.414 आई नॉट और आई नॉट और आई √आई नॉट, इसलिए ऑप्शन ए जो है बिल्कुल इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आई है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करती है तो लंबवत से दूर जाती है, लंबवत की ओर झुक जाती है, अपना रास्ता नहीं बदलता है, कोई नहीं। द रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, डज नॉट चेंज इट्स पाथ, नन ऑफ दिस। तो आप जानते हैं विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, अभिलंब की ओर झुकती है। क्वेश्चन नंबर 16 आइए देखिए, ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश का गमन किसके कारण होता है? द लाइट ट्रेवलिंग थ्रू ऑप्टिकल फाइबर इज ड्यू टू, ऑप्टिकल फाइबर का दूसरा नाम आपको किताब में मिलेगा प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु में प्रकाश की किरण किसके कारण होता है? आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आप जानते हैं TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है के कारण प्रकाश का गमन होता है ऑप्टिकल फाइबर में। क्वेश्चन नंबर 17 में आइए,
एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब होती है। द इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज आभासी और छोटा, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, वास्तविक और छोटा, रियल एंड डिमिनिश्ड, वास्तविक और बड़ा, रियल एंड लार्ज, आभासी और बड़ा, रियल एंड लार्ज। तो ऑब्जेक्टिव जो होता है वो उलट देता है तो वास्तविक बनता है, और माइक्रोस्कोप है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म को बड़ा करता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है, वास्तविक और बड़ा, रियल एंड लार्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किसी तरंग के गमन के लिए द्वितीयक तरंगिकाओं का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया? द आइडिया ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ वेव वाज फर्स्ट गिवन बाय। द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत भी क्वेश्चन में आता है। प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स किसके द्वारा दिया गया? क्वेश्चन भी पढ़े होंगे 2-4-5 बार, आपको याद होगा। हाइजेंस का ये सिद्धांत था, हाइजेंस के द्वारा दिया गया था, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। हवा में एक डबल स्लिट व्यतिकरण का प्रयोग किया जाता है और पूरी व्यवस्था को पानी में डुबोया जाता है, तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट इन एयर एंड द इंटायर अरेंजमेंट इज डिप्ड इन वाटर। द फ्रिंज विड्थ क्या होगा? फ्रिंज विड्थ क्या होगा? फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई डी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो वाटर में डालने से वेवलेंथ क्या होगा? घट जाएगा। वाटर में डालने से वेवलेंथ क्या होता है? घट जाता है। वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसलिए फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? घट जाएगी। फ्रिंज की चौड़ाई जो होगा वो घट जाएगी वापस। क्वेश्चन नंबर 20 आइए। द्रव्यमान m और काइनेटिक एनर्जी E वाले पिंड की डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य क्या होगा? डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m एंड काइनेटिक एनर्जी E इज, तो उसका फॉर्मूला था आपको याद, दोनों का काइनेटिक एनर्जी हम लोग बराबर कर देते थे और लैम्डा निकाल देते थे वहां से, तो वहां से आपका जो फॉर्मूला आएगा वो आपको निकल जाएगा यहाँ से, नहीं, इसलिए उसका फॉर्मूला होता था हम लोग का जो आएगा ए ऑप्शन, ए h बाय √2me। क्वेश्चन नंबर 20 आइए। बोर के परमाणु मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा h/2π का पूर्ण गुणज होता है? इन बोर्स एटॉमिक मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π? तो क्वांटम कंडीशन आप याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी कक्षा में घूमता है जिसमें उसका कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम h/2π का पूर्ण गुणज होता है, इसलिए ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन जो है एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, वो सही है। क्वेश्चन नंबर 22, n इक्वल टू 2 में n इक्वल टू 3, 4, 5 से इलेक्ट्रॉन का विस्थापन मतलब ट्रांजिशन होता है। द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम n इक्वल टू 3, 4, 5 टू n इक्वल टू 2 कॉरेस्पॉन्ड्स टू लाइमन सीरीज, बायमर सीरीज, पैसन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड सीरीज, कौन सा सीरीज होगा? तो पहले वाले में लाइमन, दूसरे में ब्रैकेट, क्या नहीं, पहले में लाइमन, दूसरे में बामर, तीसरे में पैसन, चौथे में ब्रैकेट और पांचवें में फुंड। तो दूसरे में हो रहा है, इसलिए बायमर सीरीज होगा। ये भी क्वेश्चन आता है किस में दिखाई पड़ेगा, विजिबल होगा, अल्ट्रावायलेट होगा, वो सब याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 23, इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन द्वारा मापी गई एक गोलाकार नाभिक की त्रिज्या 3.6 फर्मी मीटर है या फर्मी है। नाभिक का द्रव्यमान संख्या सबसे अधिक होने की संभावना क्या है? द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल न्यूक्लियस H measured by electron scattering is 3.6 FM. The mass of the nucleus most likely to be 27, 40, 56, 120, 27, 40, 56, 120 क्या हो सकता है? मास नंबर आपको निकालना है। मास नंबर और रेडियस के बीच संबंध याद कीजिए। मास नंबर और रेडियस के बीच संबंध है R इक्वल टू R0 A के पावर 1/3। ये आपको दिया हुआ 3.6, ये होता है 1.2। A का वैल्यू आपको निकालना है, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए 3, मतलब A इक्वल टू 3 के पावर 3 हो जाएगा, मतलब 27 इसका आंसर आएगा। ये ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24,
पी टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त करने के लिए पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर प्राप्त करने के लिए शुद्ध सिलिकॉन को किससे डोप करने की आवश्यकता है? टू ऑब्टेन पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर वी नीड टू डोप प्योर सिलिकॉन विथ डोपिंग। शुद्ध अर्धचालक को अशुद्धि में मिलाने से वो अशुद्ध अर्धचालक बनता है। तो आप जानते हैं अशुद्ध अर्धचालक जो होता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर, वो प्योर में इम्प्योरिटी मिलाते हैं। इम्प्योरिटी दो प्रकार का होता है, पी टाइप और इम्प्योरिटी दो प्रकार का होता है, पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट। पंच संयोजी तत्व और त्रिसंयोजी तत्व। पंच संयोजी तत्व मिलाएंगे आप तो आपको मिलेगा एन टाइप, और त्रिसंयोजी तत्व मिलाएंगे आप, ट्राइवैलेंट मिलाएंगे तो मिलेगा पी टाइप। तो आपको जो ऑप्शन दिया गया है उसमें देखना होगा कि ट्राइवैलेंट इसमें कौन सा है। यहाँ ऑप्शन है एल्यूमिनियम, फास्फोरस, ऑक्सीजन, जर्मेनियम। तो इसमें ट्राइवैलेंट जो है एल्यूमिनियम है, इसलिए एल्यूमिनियम को अगर सिलिकॉन में हम मिला देंगे, एल्यूमिनियम को अगर हम सिलिकॉन में मिलाएंगे तो ये पी टाइप का बनेगा, पी टाइप का बनेगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध ऑन हीटिंग रेसिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, ऑन हीटिंग रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर और ऑन हीटिंग रेसिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर, ऑन हीटिंग कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर और ऑन हीटिंग कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। ये चार क्वेश्चंस जो है ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये हमेशा पूछा जाता है, आप याद रखना इसको। कंडक्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस घटेगा। रेसिस्टेंस घटता है, कंडक्टिविटी बढ़ती है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ऑन गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध जो है वो घटता है। तो ये 25 क्वेश्चन का हमने आपके साथ रखा है वो एमसीक्यू जैक मॉडल के द्वारा, जेसीईआरटी के द्वारा जो मॉडल सेट पहला फिजिक्स कराया गया था वो। ये आप सभी दोस्तों के बीच इसको प्रसारित कर दीजिए ताकि ये, और आप देखे होंगे जेसीईआरटी के द्वारा जो क्वेश्चन पहले से 4-5 सेट दिया गया है वही सब में से क्वेश्चन को लिया गया है, और सब वही सब क्वेश्चन है, इसलिए आप ज़्यादा फोकस करेंगे उस पर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ये आपका काम बनता है ताकि मेरा भी मोमेंटम बना रहे। चलिए अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट, एक वीडियो में लेके आएंगे, और इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको एक वीडियो में लेके आएंगे। आप शुरू से अंत तक सबके साथ बने रहेंगे। चलिए, थैंक यू।